सर जी, एजुकेशन, स्किल, रिसर्च ऐसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज का ये मंथन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपने पर्सनल, इंटेलेक्चुअल, इंडस्ट्रियल टेम्परामेंट और टैलेंट को दिशा देने वाले पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसे और गति देने के लिए आप सभी से बजट से पहले भी सुझाव लिए गए थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में भी देश के लाखों लोगों से विचार विमर्श करने का सौभाग्य मिला था और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सभी को साथ मिलकर चलना है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। कोरोना की वजह से अगर रफ्तार कुछ धीमी भी पड़ी थी तो अब उसके प्रभाव से निकलकर हमें जरा गति बढ़ानी भी जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। इस वर्ष का बजट भी इस दिशा में बहुत मददगार सिद्ध होगा। इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और आर&डी इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं, हायर एजुकेशन को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने आने वाला है। बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। पीएचडी करने वालों की संख्या और स्टार्टअप का इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में
भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। उच्च शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन से हमारा स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट के लिए नए अवसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि R&D में बेटियों की भागीदारी में एक अच्छी संतोषकारक वृद्धि देखने को मिल रही है। साथियों, पहली बार देश के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर उच्च संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, इस पर फोकस किया जा रहा है। देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन्स की नई परंपरा देश में बन चुकी है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। सिर्फ नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, इसके माध्यम से ही 3,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स नर्चर किए जा चुके हैं। इसी तरह द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्मा नाम से 3 सुपर कंप्यूटर IIT BHU, IIT खड़गपुर और आईएसआर पुणे में स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष देश के 1 दर्जन से ज्यादा संस्थानों में ऐसे सुपर कंप्यूटर स्थापित करने की योजना है। IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU में 3 सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल और टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी भी सेवा दे रहे हैं। इन सारे कार्यों के बारे में बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सरकार के विजन, सरकार के अप्रोच को दिखाता है। 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यानी विद्या ऐसा धन है जो अपने पास तक सीमित रखने से नहीं बल्कि बांटने से बढ़ता है। इसलिए विद्या धन, विद्यादान श्रेष्ठ है। नॉलेज को, रिसर्च को सीमित रखना देश के सामर्थ्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसी सोच के साथ स्पेस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, DRDO हो, एग्रीकल्चर हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स के दरवाजे अपने प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खोले जा रहे हैं। हाल में 2 और बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होगा। देश को पहली बार मेट्रोलॉजी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने वाले इंडियन सॉल्यूशंस मिल चुके हैं और ये सिस्टम लगातार मजबूत किया जा रहा है। इससे R&D और हमारे प्रोडक्ट्स की ग्लोबल कॉम्पिटेंसी में बहुत सुधार आएगा। इसके अलावा हाल में जियो स्पेशियल डेटा को लेकर भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है। अब स्पेस डेटा और इससे आधारित स्पेस टेक्नोलॉजी को देश के युवाओं के लिए, देश के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि इन रिफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों,
इस वर्ष के बजट में इंस्टीट्यूशनल मेकिंग और एक्सेस पर और जोर दिया गया है। देश में पहली बार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे रिसर्च से जुड़े संस्थानों के गवर्नेंस स्ट्रक्चर से लेकर R&D, एकेडेमिया और इंडस्ट्री की लिंकेज को बल मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च के लिए बजट में 100% से ज्यादा की वृद्धि सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। साथियों, भारत के फार्मा और वैक्सीन से जुड़े रिसर्चर्स ने भारत को सुरक्षा और सम्मान दोनों दिलाया है। अपने इस सामर्थ्य को और सशक्त करने के लिए सरकार पहले ही 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित कर चुकी है। इस सेक्टर में R&D को लेकर प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंडस्ट्री की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस भूमिका का आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा विस्तार होगा। साथियों, अब बायोटेक्नोलॉजी के सामर्थ्य का दायरा देश की खाद्य सुरक्षा, देश के पोषण, देश की कृषि के हित में कैसे व्यापक हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च में जो साथी लगे हैं, देश को बहुत उनसे उम्मीदें हैं। मेरा इंडस्ट्री के तमाम साथियों से आग्रह है कि इसमें अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। देश में 10 बायोटेक यूनिवर्सिटी रिसर्च जॉइंट इंडस्ट्री ट्रांसलेशन क्लस्टर उर्जित भी बनाए जा रहे हैं, ताकि इसमें होने वाले इन्वेंशंस और इनोवेशंस का इंडस्ट्री तेजी से उपयोग कर सके। इसी तरह देश के 100 से ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बायोटेक किसान प्रोग्राम हो, हिमालयन बायो रिसोर्सेज मिशन प्रोग्राम हो या फिर कंसोर्टियम प्रोग्राम ऑन मरीन बायोलॉजिकल नेटवर्क हो, इसमें रिसर्च और इंडस्ट्री की भागीदारी बेहतर कैसे हो सकती है, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, फ्यूचर फ्यूल, ग्रीन एनर्जी हमारी एनर्जी में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बजट में घोषित हाइड्रोजन मिशन एक बहुत बड़ा संकल्प है। भारत ने हाइड्रोजन व्हीकल का टेस्ट कर लिया है। अब हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के रूप में उपयोगिता के और इसके लिए खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए अब हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा समुद्री संपदा से जुड़ी रिसर्च में भी अपने सामर्थ्य को हमें बढ़ाना है। सरकार डीप सी मिशन लॉन्च भी करने वाली है। ये मिशन गोल ओरिएंटेड होगा और मल्टी सेक्टरल अप्रोच पर आधारित होगा, ताकि ब्लू इकोनॉमी के पोटेंशियल को हम पूरी तरह से अनलॉक कर सकें। साथियों, शिक्षण संस्थानों, रिसर्च से जुड़े संस्थानों और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन को हमें अधिक मजबूत करना है। हमें नए रिसर्च पेपर पब्लिश करने पर तो फोकस करना ही है। दुनिया भर में जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, उन तक भारत के रिसर्चर्स की, भारत के स्टूडेंट्स की एक्सेस आसान कैसे हो, ये सुनिश्चित करना भी आज समय की मांग है। सरकार अपने स्तर पर
इसको लेकर काम कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री को भी इसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है। हमें याद रखना है कि एक्सेस और इंक्लूजन ये अनिवार्य हो गया है और एफोर्डेबिलिटी एक्सेस की एक बहुत बड़ी पूर्व शर्त होती है। एक और बात जिस पर हमें फोकस करना है वो है ग्लोबल को लोकल के साथ इंटीग्रेट कैसे करें। आज भारत के टैलेंट की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। इसके लिए जरूरी है कि ग्लोबल डिमांड को देखते हुए स्किल सेट्स की मैपिंग हो और उसके आधार पर देश में युवाओं को तैयार किया जाए। इंटरनेशनल कैंपसेस को भारत में लाने की बात हो या फिर दूसरे देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कोलैबोरेशन के साथ एडॉप्ट करना हो, इसके लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। देश के युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के साथ साथ नई चुनौतियां, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ स्किल अपग्रेडेशन करने के प्रभावी मैकेनिज्म के बारे में भी एक संगठित प्रयास की जरूरत है। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग अप्रेंटिसशिप, इस प्रोग्राम से भी इंडस्ट्री और देश के युवाओं को बहुत लाभ होने वाला है। मुझे विश्वास है कि इसमें भी इंडस्ट्री की भागीदारी में विस्तार होगा। साथियों, स्किल डेवलपमेंट हो या फिर रिसर्च और इनोवेशन, वो कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के बिना संभव नहीं है। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश के एजुकेशन सिस्टम में ये सबसे बड़ा सुधार लाया जा रहा है। इस वेबिनार में बैठे तमाम एक्सपर्ट, तमाम शिक्षाविदों से बेहतर ये कौन जानता है कि विषय की समझ में भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। अब ये सभी शिक्षाविदों का, हर भाषा के जानकारों का दायित्व है कि देश और दुनिया का बेस्ट कंटेंट भारतीय भाषाओं में कैसे तैयार हो। टेक्नोलॉजी के इस युग में ये पूरी तरह से संभव है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में एक बेहतरीन कंटेंट देश के युवाओं को मिले, ये हमें सुनिश्चित करना है। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, ऐसी हर एक्सपर्टाइज के लिए भारतीय भाषाओं में कंटेंट का निर्माण करना जरूरी है। मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। गांव हो, गरीब हो, जिसको अपनी भाषा के सिवाय और कुछ नहीं आता है, उसकी टैलेंट कम नहीं होती है। भाषा के कारण हमारे गांव के, हमारे गरीब की टैलेंट को हमने मरने नहीं देना चाहिए। देश की विकास यात्रा से उसको वंचित नहीं रखना चाहिए। भारत की टैलेंट गांवों में भी हैं, भारत की टैलेंट गरीब के घर में भी हैं, भारत की टैलेंट किसी एक कोई बड़ी भाषा से वंचित रह गए हमारे देश के बच्चों में भी हैं। और इसलिए उस टैलेंट का उपयोग इतने बड़े देश के लिए जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए भाषा के बैरियर से बाहर निकल करके हमें उसकी भाषा में उसकी टैलेंट को फलने फूलने के लिए अवसर देना, ये मिशन मोड में करने की जरूरत है। साथियों, बजट में घोषित नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, इसके लिए ये बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, ये जितने भी प्रावधान है, जितने भी रिफॉर्म्स है, इस सबकी भागीदारी से ही पूरे होने वाले हैं। सरकार हो, शिक्षाविद हो, एक्सपर्ट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, कोलैबोरेटिव अप्रोच
में हायर एजुकेशन के सेक्टर को आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर आज की चर्चा में आपके सुझाव बहुत मूल्यवान रहेंगे, बहुत काम आएंगे। मुझे बताया गया है कि अगले कुछ घंटों में इससे जुड़ी 6 थीम्स पर यहाँ विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ से निकलने वाले सुझावों और समाधानों से देश को बहुत उम्मीद है और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि अब नीति में ये बदलाव होना चाहिए या बजट में ये बदलाव होना चाहिए, वो समय पूरा हो चुका है। अब तो नेक्स्ट 365 डेज 1 तारीख से ही नया बजट, नई स्कीम तेज गति से कैसे लागू हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के भूभाग पर वो कैसे पहुंचे, आखिरी व्यक्ति जहां पहुंचाना है वहां कैसे पहुंचे, रोड मैप कैसा हो, डिसीजन मेकिंग कैसा हो, जो छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में उससे मुक्ति कैसे हो, इन सारे बातों पर जितना ज्यादा फोकस होगा आपका, उतना ज्यादा लाभ 1 अप्रैल से ही नया बजट लागू करने में होगा। हमारे पास जितना समय है मैक्सिमम उपयोग करने का इरादा है। मुझे विश्वास है कि आपके पास अनुभव है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अनुभव है, आपके विचार, आपके अनुभव और कुछ न कुछ जिम्मेवारी लेने की तैयारी हमें इच्छित परिणाम जरूर देंगे। मैं आप सबको इस वेबिनार के लिए, उत्तम विचारों के लिए, बहुत ही परफेक्ट रोड मैप के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।